हाय दोस्तों। अभी तक हम लोग डीसी मशीन के अंदर क्या देख चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको एसी और डीसी मशीन्स की वर्किंग बताई, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग का डिफरेंस बताया, ये भी बताया एसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग यूज होती है, वहीं डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। ऐसे ही अगर मोटर में स्लिप रिंग यूज कर लें तो मोटर रोटेट नहीं कर पाती, और मोटर में अगर कम्यूटेटर यूज किया जाए देन ओनली इट कैन वर्क। ठीक है। फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखा था, तो मैंने आपको एक कंप्लीट डायग्राम बताया था डीसी मशीन का कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है, और इसके बाद मैंने आपको एक पार्ट डीसी मशीन का एक्सप्लेन किया था, दैट इज योक। और ये बताओ मैंने योक के अंदर याद रखने के लिए क्या बोला था? याद है मैंने एक पॉइंट बोला था जो कि क्वेश्चंस में भी काम आ सकता है। क्या था वो? क्या बोला था मैंने? कि अगर फ्लक्स पर पोल फाई है तो योक के अंदर जाने वाला फ्लक्स होता है फाई बाय 2। ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे चलें तो अब मैं अगले पार्ट पे जा रहा हूं। अगला पार्ट डीसी मशीन का जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं दैट इज योर फील्ड मैग्नेट। अब भाई ये फील्ड मैग्नेट क्या चीज है? फील्ड मैग्नेट का क्या मतलब है? एक ऐसा मैग्नेट जो कि मशीन के अंदर फील्ड जनरेट करे। फील्ड जनरेट करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी रोटेटिंग मशीन काम कराने के लिए या इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना कंपलसरी है। वो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? फील्ड मैग्नेट। अब ये फील्ड मैग्नेट क्या चीज है? देखो, इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो देखो जैसे मैंने लिखा था ना, फील्ड मैग्नेट में पोल कोर, फिर दूसरा पार्ट पोल शू, और साथ ही साथ तीसरा पार्ट मैग्नेट बनाने के लिए फील्ड वाइंडिंग। ये तीनों मिलके पूरा मैग्नेट बना रहे हैं। ठीक है। फील्ड मैग्नेट में सिर्फ पोल कोर और शू नहीं होगा, साथ साथ वाइंडिंग भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना वाइंडिंग के, बिना करंट के कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, और जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी तो ये सिस्टम एक मैग्नेट की तरह वर्क नहीं कर पाएगा। तो वन बाय वन मैं तीनों पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है पोल शू। ठीक है। तो सबसे पहले लिखना पोल कोर। पोल कोर, तो इसमें लिखना पोल शू इज अटैच्ड टू पोल कोर। पोल शू is attached to pole core by means of counter sunk screws. By means of counter sunk screws. ये एक कैटेगरी होती है पेच की, स्क्रू की एक कैटेगरी होती है काउंटर संक स्क्रूज। यानी ये जो पोल शू मैंने बनाया, देखो ये जो फैला हुआ एरिया है ना, ये पोल शू है। ये पोल कोर के साथ कैसे अटैच्ड होता है? बाय मींस ऑफ काउंटर संक स्क्रू। अगला पॉइंट, पोल कोर एंड पोल शू, पोल कोर एंड पोल शू आर बोथ मेड ऑफ कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। ठीक है। अगला पॉइंट, पोल कोर इज नॉट लैमिनेटेड, पोल कोर इज नॉट लैमिनेटेड, but pole shoe is laminated, in order to reduce eddy current loss, तो ये ध्यान रखना, फील्ड पोल के अंदर पोल कोर को लैमिनेट नहीं करते। लैमिनेट सिर्फ किसे किया जाता है? पोल शू को। और लैमिनेशन का बेसिक पर्पस ट्रांसफॉर्मर से जानते हो, दैट इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी पोल कोर की। पोल कोर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा रेलिवेंट मैंने पहले बताया कौन है? पोल शू। तो अगला हेडिंग डालना पोल शू। अब देखो क्या होता है, जैसे अगर मैं पोल ड्रॉ करूं, अब यहां पे क्या करोगे, जो पोल का कोर है इस पे तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग रहेगी ना, इस टाइप से। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये बेसिकली किसके ऊपर टिकती है या किसका सहारा लेती है, किससे मैकेनिकल सपोर्ट लेती है? वो लेती है पोल शू से।
ठीक है, और ये हो जाता है पोल कोर। तो पोल शू का सबसे पहला पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू फील्ड वाइंडिंग। तो ये पॉइंट लिखो, पोल शू प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द फील्ड वाइंडिंग, मैकेनिकल सपोर्ट टू द फील्ड वाइंडिंग। अगला, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द मैग्नेटिक फील्ड, it distributes the magnetic field uniformly through the air gap, uniformly through the air gap। इसका मतलब देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड को ना फैलाने का काम करता है। कैसे? जैसे यहां से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई इस तरह से, तो इस तरह से जाएंगी वो, तो उन्हें फैलाता कौन है? बेसिकली ये तुम्हारा पोल शू। अगर पोल शू नहीं बनाते तो ये पोल का एरिया नहीं बढ़ता, पोल का एरिया नहीं बढ़ता तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरे में यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो पाती। वो करवाने की जिम्मेदारी है तुम्हारी पोल शू की। अगला, प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस पाथ टू द फील्ड फ्लक्स, प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस पाथ टू द फील्ड फ्लक्स। तो ये फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है, इसको लो रिलक्टेंस पाथ कहां से मिलता है? इसको मिलता है पोल शू से। ठीक है भाई, मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? अब देखो, जब पोल शू की बात आती है ना, तो पोल शू दो तरह का होता है। डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, पोल शू दो तरह के होते हैं। पहला होता है आर्क शेप्ड पोल शू, और इसे एक और नाम से जानते हैं, ब्रैडर पोल शू। अब ये आर्क शेप्ड क्या होता है? देखो, बेसिकली पोल शू और जो हमारा रोटर है उसके बीच का ना एयर गैप यूनिफॉर्म आना चाहिए। यानी तुम किसी भी पॉइंट पे एयर गैप मेजर करोगे वो सेम आएगा। ठीक है, ये भी जी है, ये भी जी है, इधर भी देखोगे तो भी जी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म एयर गैप बिटवीन पोल शू एंड रोटर। अब देखो, अगर यूनिफॉर्म एयर गैप है तो जो रिलक्टेंस आएगी G बाय म्यू नॉट ए, ये कांस्टेंट आ गई, ये वेरी नहीं हो रही ना, एयर गैप अगर कांस्टेंट है। अब इसका मतलब जो है फ्लक्स जो कि होगा MMF बाय रिलक्टेंस, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। इसीलिए क्या होता है कि फ्लक्स डेंसिटी अंडर पोल शू इज कांस्टेंट, और इसको बोल सकते हो फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी। देखो, मैंने पहले भी डीसी जनरेटर के अंदर एक चीज बताई थी कि दो तरह की फ्लक्स डेंसिटी यूज कर सकते हो, या तो फ्लैट टॉप्ड या फिर साइनोसॉइडल। अब डीसी मशीन में फ्लैट टॉप डिजायरेबल होती है क्योंकि उससे क्या होता है, रिपल कम हो जाता है आउटपुट वोल्टेज में। दूसरी बात मैंने क्या याद रखने के लिए बोली थी, जो फ्लक्स डेंसिटी का ग्राफ होता है थीटा के अगेंस्ट, सेम ग्राफ होता है वोल्टेज का ओमेगा टी के अगेंस्ट। ठीक है, इसीलिए यहां पे अगर फ्लैट टॉप डिजायरेबल है तो किस तरह का शू लेना चाहिए? हमें लेना चाहिए आर्क शेप्ड पोल शू। आर्क शेप्ड पोल शू का मतलब कि एयर गैप कांस्टेंट है। अगर एयर गैप कांस्टेंट हुआ तो रिलक्टेंस कांस्टेंट, और रिलक्टेंस अगर कांस्टेंट होती है देन दैट मींस फ्लक्स डेंसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। और कौन सी फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं बताओ? फ्लक्स डेंसिटी की बात होती है परपेंडिकुलर या नॉर्मल फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि मैंने बताया था ना V क्रॉस B करते तो B का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाता है। अब देखो, इससे फ्लक्स डेंसिटी कैसी जनरेट हो जाएगी? या इसके नीचे ही मैं ड्रॉ करता हूं, एक काम करता हूं,
देखो ये चीज मैं समझाता हूं, इतना क्लियर हो गया ना यहां तक, ये चीज मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखो बहुत बार क्या करते हैं कि ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम मशीन का हमेशा सर्कुलर रहता है। मशीन का डायग्राम सर्कुलर से ज्यादा अंडरस्टैंडेबल तब होगा जब ये डायग्राम लीनियर हो जाए। लीनियर के लिए क्या किया जाता है कि इस पूरे सिलेंडर को एक पॉइंट से कट करके ऐसे खोल लो। जैसे मान लो एक रिंग है मेरे पास, एक रिंग को अगर मैं तोड़ के ऐसे स्ट्रेच कर लूं तो वो क्या बन जाएगी, वायर बन जाएगी। सेम वे में इस मशीन को एक पॉइंट से कट करके क्या कर लो, ओपन कर लो। ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, एक लीनियर डायग्राम। अब देखो वो लीनियर डायग्राम कैसा होगा, बात समझना। इस टाइप से होगा। आगे और भी पोल होंगे, बट अभी मैं दो ही पोल्स के बारे में बात कर रहा हूं। चार पोल भी हो सकते हैं, जैसे जो डायग्राम मैंने दिखा रखा है वो चार पोल का है ना, बट मेरा डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव है तुमसे दो पोल्स के बारे में डिस्कस करना। चार होंगे तो साइकिल रिपीट हो जाएगी, और क्या होगा। अब देखो एक सेकेंड, एक चीज और दिखा देते हैं। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा रोटर का सरफेस, ठीक है भाई। और ये वाले पोल्स हो गए तुम्हारे नॉर्थ साउथ। अब मुझे क्या प्लॉट करना है, मुझे प्लॉट करना है फ्लक्स डेंसिटी को, क्योंकि जैसा ग्राफ फ्लक्स डेंसिटी का वैसा ही ग्राफ किसका आता है, वैसा ही ग्राफ आता है ईएमएफ का। अब मैंने क्या बोला, देखो जब पोल के नीचे का एयर गैप कांस्टेंट है तो रिलक्टेंस कांस्टेंट है, तो पोल के नीचे फ्लक्स डेंसिटी जो आती है वो भी कांस्टेंट आती है। अब यहां पे कैसे दिखाओगे, देखो यहां से बढ़ेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर धीरे धीरे कम होगी, फिर यहां तक आके फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर धीरे धीरे कम होगी जीरो पे। तो कुछ इस तरीके से बनेगा फ्लक्स डेंसिटी। एक ऐसी हो गई फ्लैट टॉप्ड हो गई ना, लेकिन फ्लैट कितने एरिया में है, जितने एरिया में तुम्हारा पोल लाई कर रहा है। तो इसको ट्रेपेजॉइडल भी कह सकते हो या फिर फ्लैट टॉप भी। ट्रेपेजॉइडल एग्जैक्टली नहीं मिलती कि ये एग्जैक्ट लीनियर वेरिएशन हो, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। और इवन ये फ्लैट टॉप में भी ना हल्का बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एकदम परफेक्ट लाइन नहीं होती है। अब वो अलग बात है कि हम उसको एक अप्रोक्सीमेशन की तरह पूरा ट्रेपेजॉइडल एज्यूम कर लें, बट होती किस टाइप से, फ्लैट टॉप्ड कहा जाता है, और माइनर फ्लक्चुएशंस उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पहला पोल शू, आर्क शेप्ड या फिर ब्रैडर पोल शू। दूसरा होता है शैम्फर्ड पोल शू, या जिसका दूसरा नाम होता है एक्सेंट्रिक पोल शू, ठीक है। सेकंड पोल शू होता है हमारा शैम्फर्ड पोल शू, या दूसरा नाम एक्सेंट्रिक पोल शू। अब देखो इसमें क्या होता है एक्सेंट्रिक पोल शू में, कि जैसे पोल शू हमने बनाया, ऐसे बना। अब जो रोटर होता है ना वो कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस तरह से। अब देखो रोटर और स्टेटर के बीच में अगर गैप देखोगे तो ये गैप मिनिमम है सेंटर पे, और ये मैक्सिमम है एजेस पे, ठीक है। एजेस पे जो एयर गैप है ना वो ज्यादा हो जाता है, तो सेंटर पे एयर गैप मिनिमम रखते हैं, एजेस पे ज्यादा रखते हैं। एक यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं मेंटेन करते, तब उसे बोलते हैं एक्सेंट्रिक या शैम्फर्ड पोल शू। तो इसमें लिखना, इन केस ऑफ शैम्फर्ड पोल शू, in case of chamfered pole shoe, the air gap is minimum, the air gap is minimum at the center of the pole shoe, the air gap is minimum at the center of the pole shoe, and it increases
and it increases towards the edges, and it increases towards the edges, किनारों पे ज्यादा देखने मिलता है। अब इससे होता क्या है कि जो रिलक्टेंस आएगी ना एज पे, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेंटर पे। एज की रिलक्टेंस ज्यादा है, तो जो फ्लक्स आएगा एजेस पे वो कम आएगा सेंटर से। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आएगी एजेस पे, दैट विल बी लेस देन द फ्लक्स डेंसिटी एट सेंटर। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी कैसे वेरी हो, साइनोसोइडल, सेंटर पे मैक्सिमम रहे और दोनों तरफ कम रहे। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या करना पड़ता है, किस तरह से वेरी करना पड़ता है। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, लीनियर डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, अब की बार मैं पहले क्या दिखा रहा हूं तुम्हें, रोटर का सरफेस दिखा रहा हूं और 2 ही पोल्स के लिए ड्रॉ करूंगा, 4 पोल के लिए नहीं। बट जो पोल्स अब तुम पहले ऐसे दिखा रहे थे कि भाई यूनिफॉर्म एयर गैप था, अब ना थोड़ा ऐसे दिखा दिया जाता है कि एजेस का एयर गैप बढ़ा लिया गया है, सेंटर पे एयर गैप कम है, एजेस पे एयर गैप ज्यादा है। वैसे तो अगर देखो परफेक्टली बात करें ना तो ऐसे बनाते हैं, परफेक्टली ऐसे होता है कि सेंटर पे कम रहे और एजेस पे ज्यादा रहे। अब हम क्या कहते हैं कि जो फ्लक्स डेंसिटी आएगी, जो B वर्सेस थीटा का ग्राफ आएगा, वो किस टाइप से आना चाहिए कि जहां पोल का सेंटर वहां मैक्सिमम और पोल्स के बीचों बीच मिनिमम। देखो इस टाइप से, कुछ इस तरह से जाना चाहिए। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी बनाने की बाय मींस ऑफ शैम्फर्ड पोल शू। और आर्क शेप्ड पोल शू में यूनिफॉर्म एयर गैप की वजह से हमें क्या मिलता है, हमें वहां पे मिलती है फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी। अब देखो हम ये चाहते हैं कि फाई और बी शुड बी प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कैसे आया, अगर इसको थीटा इक्वल टू 0 मान रहे हो पोल के सेंटर पे, तो 0 पे मैक्सिमम है और 90 डिग्री पे मिनिमम है, तो कौन सा फंक्शन बना, कॉस थीटा का। अगर 0 कहां से मेजर करेंगे, पोल के सेंटर से, तो ये बी का जो ग्राफ है दैट इज सेम एज कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलक्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, क्योंकि फाई इज एफ बाय एस। रिलक्टेंस प्रोपोर्शनल टू एयर गैप होती है, तो एयर गैप शुड ऑल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो अगर एयर गैप को कॉस थीटा के इनवर्स में वेरी कराओगे या रेसिप्रोकल में वेरी कराओगे, देन यू कैन जनरेट अ साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी। तो एक पॉइंट लिखना, इन ऑर्डर टू जनरेट साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी, in order to generate sinusoidal flux density, the air gap must vary as reciprocal of cos theta, but such a precise variation of air gap is not practically possible. Such a precise variation of air gap is not practically possible, and hence sinusoidal flux density cannot be exactly derived. तो इसका मतलब है, देखो मशीन कोई भी हो, परफेक्ट साइनोसॉइड बना पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि एयर गैप एकदम ही 1/cos थीटा से वेरी करे, ऐसा डिजाइन
किसी भी इंजीनियर के लिए मुश्किल हो जाएगा। इवन मशीन से भी डिजाइन करोगे तो कोई भी मशीन इतना प्रिसाइज तुम्हें कट करके नहीं दे पाएगी पोल जो कि 1/cos थीटा की तरह वेरी करे। बात क्लियर हुई? और यही तुम आगे चल के देखोगे जब एसी मशीन्स पे पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है एसी मशीन्स के अंदर कि बनाना साइनोसॉइड चाहते हैं बट परफेक्ट साइनोसॉइड बन पाना इम्पॉसिबल होता है। अब बात है दो तरह के पोल शू तो हमें मिल गए, इनमें से कौन सा पोल शू हमें यूज करना है? तो क्या होता है डीसी मशीन में फ्लैट टॉप फ्लक्स डेंसिटी डिजायरेबल है तो मेरे को कौन सा यूज करना चाहिए? आर्क शेप्ड पोल शू। और वहीं एसी मशीन में जब साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बनानी है तो वहां क्या यूज करना चाहिए? शैम्फर्ड पोल शू। अब ये अलग बात है, हम आगे चल के बोलेंगे कि डीसी मशीन में भी शैम्फर्ड यूज होता है, वो आर्मेचर रिएक्शन से रिलेटेड है। उसका मतलब ये मत समझना कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म डिजायरेबल है। तो ये पॉइंट लिखो, इन डीसी मशीन flat topped flux density in DC machine flat topped flux density is desirable to reduce the ripple in output voltage, desirable to reduce the ripple in output voltage. So arc shaped pole shoe should be used but in AC machines sinusoidal flux density is desirable. In AC machine sinusoidal flux density is desirable, so chamfered pole shoe is used. लेकिन ये बात मैं आगे जाके बोलूंगा कि डीसी मशीन में भी शैम्फर्ड का यूज करते हैं टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन, ना कि साइनोसॉइडल बनाने के लिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखो क्या होता है, जब भी कोई फंक्शन पीरियोडिक होता है तो इतना हम जानते हैं उसे फोरियर सीरीज की तरह लिखा जा सकता है। तो जब हमारा बी का ग्राफ पीरियोडिक है तो उसको भी किसकी तरह लिख सकते हो? फोरियर सीरीज की तरह। और अगर फोरियर सीरीज की तरह लिखोगे तो उसमें क्या आएंगे? हार्मोनिक्स। तो एक पॉइंट और लिखो, फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी contains harmonics but in DC machine quality of waveform is not crucial। कहने का मतलब डीसी में तो कभी साइनोसॉइडल डिजायरेबल ही नहीं थी, तो हार्मोनिक्स आने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं जब एसी मशीन की बात करोगे वहां साइनोसॉइडल चाहिए। अगर वहां नॉन साइनोसॉइडल आई जिसमें फोरियर सीरीज बनी तो उसमें क्या आ जाएंगे? हार्मोनिक्स आर अनडिजायरेबल इन एसी मशीन। बात को समझो, जब कोई पीरियोडिक फंक्शन होगा और वो साइनोसॉइडल नहीं होगा तब उसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो? एज फोरियर सीरीज का मतलब उसके अंदर क्या आ रहे हैं? हार्मोनिक्स कहां क्रूशियल हैं? एसी मशीन में। क्यों? क्योंकि वहां साइनोसॉइडल डिजायरेबल है। हार्मोनिक्स डीसी मशीन में कोई असर नहीं डालेंगे बिकॉज वी डू नॉट रिक्वायर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। जैसे ट्रांसफॉर्मर था तो वहां हमने हार्मोनिक्स के बारे में बात की थी। क्यों बात की थी? वहां साइनोसॉइडल हम बनाना चाह रहे थे तो नहीं बन रहा था तो हार्मोनिक्स को डिस्कस किया। लेकिन डीसी में बनाना ही नहीं है साइनोसॉइड, और जब साइनोसॉइड बनाना नहीं तो हार्मोनिक्स से डर कैसा? ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? आगे चलते हैं। अब देखो, जब हम पोल्स के बारे में बात करते हैं तो यहां एक टर्म मैं डिफाइन करता हूं, पोल पिच। अब ये पोल पिच क्या होती है? देखो, अगर एक मैं स्टेटर ड्रॉ कर लूं, ये चीज को बहुत ध्यान से समझना। मान लो इस टाइप से मैंने स्टेटर ले लिया, ठीक है। एग्जैक्ट सर्कुलर शेप तो मैं नहीं बना पाया हूं, वो आप लोग बना सकते हो। ठीक है भाई,
इस टाइप से बन जाएगा। अब देखो क्या होता है, जब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हम लोग क्या करते हैं, पोल्स के बीच में से ना लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। बिल्कुल बीचों बीच से। तो बेसिकली मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट का एंगल कितना है, 90। तो मैं कह दूंगा इतने हिस्से में नॉर्थ का डोमिनेंस है, फिर इतने में साउथ, फिर नॉर्थ और फिर साउथ। तो एक पोल कितने एंगल को ऑक्यूपाई किए हुए है, एक पोल ऑक्यूपाई कर रहा है 90 डिग्री, और उसी को बोलते हैं पोल पिच। नहीं तो ऐसे सोच लो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल में कितना एंगल है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसको क्या कह दोगे, पोल पिच। तो इसमें लिखना द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पोल्स, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पोल्स और द एंगुलर स्पैन of each pole is called pole pitch, एक पोल जितना एंगल ऑक्यूपाई कर रहा है या दो पोल्स के बीच का एंगल, इसे क्या कह देते हैं, पोल पिच। अब दो पोल्स के बीच में यहां पे एंगल दिख कितना रहा है, 90। तो एंगल ऑब्जर्व्ड, मैंने क्या बोला था, जो एंगल दिखता है वो कौन सा एंगल होता है, मैकेनिकल एंगल होता है भाई, कितना है, 90 डिग्री। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल में आए, वो होता है P/2 इंटू थीटा एम। 4 पोल्स हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्या होता है, दो पोल्स के बीच का एंगल हमेशा, चाहे कितने भी पोल्स हो, हमेशा होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल में बदलता रहेगा पोल्स के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल में हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। ऐसे सोचो, मान लो 6 पोल होते, 360 डिग्री में 6 पोल हैं, तो हर पोल कितना एंगल ऑक्यूपाई करेगा, 60 डिग्री। तो पोल पिच कितनी हुई, 60। लेकिन इलेक्ट्रिकल में कैसे आओगे, 6/2 इंटू 60, 6/2 इंटू 60, फिर से 180। तो कितने भी पोल ले लो, पोल पिच हमेशा होती है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिख लेना, पोल पिच इज ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इज ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। और उसका रीजन क्या होता है, देखो कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो जब हम फ्लक्स डेंसिटी प्लॉट करते हैं, मान लो ए से करना शुरू करें, ए बी सी डी और वापस से ए, नॉर्थ साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ और फिर से वापस नॉर्थ, यही था ना। अब इसका मतलब देखो, ए से बी जाने में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिवर्स हो गई ना। रिवर्सल, किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन का रिवर्सल कितने एंगल के बाद आता है, 180 डिग्री के बाद। तो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल का यहां सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जब कभी 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाए साइनोसॉइडल फंक्शन में, जैसे कि साइन थीटा प्लस 180 हो जाए, तब वो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो फ्लक्स डेंसिटी रिवर्स हो जाती है एक पोल से दूसरे पोल में जाते हुए, जिसको ऐसा मान सकते हो 180 डिग्री का शिफ्ट। इसीलिए बोल देते हैं कि पोल पिच हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल पोल पिच, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल पोल पिच implies that
while going from one pole to the other, that while going from one pole to the other, there is a shift of 180 degree electrical in flux density, which means flux density reverses, 180 के शिफ्ट का मतलब नेगेटिव हो जाना, और नेगेटिव होना भी चाहिए क्योंकि नॉर्थ में अगर फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होती है तो साउथ में इनवर्ड्स। तो नॉर्थ और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाती है। रिवर्स होने का मतलब 180 डिग्री का शिफ्ट अगर ग्राफिकली बात करें, इसीलिए पोल पिच हमेशा क्या होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। बात क्लियर हुई? आगे हर मशीन में याद रखना कि पोल पिच कितना आएगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब अगली टर्म पे चलते हैं। अगली टर्म होती है हमारी पोल आर्क। नेक्स्ट लिखना पोल आर्क। अब देखो क्या होता है, अभी हमने क्या बोला कि अगर 4 पोल हैं, 360 डिग्री को डिवाइड करूं 4 पोल में, तो हर पोल कितने एंगल में एग्जिस्ट कर रहा है 90 डिग्री। बट क्या एक्चुअली हर पोल 90 डिग्री ऑक्यूपाई कर रहा है? देखो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर लें, जैसे मान लो ये 2 पोल्स हैं हमारे, अभी हमने क्या बोला था 4 पोल में कि ये पोल इस टाइप से, ये जो था एंगल पूरा, ये था पोल पिच, जितना एंगल एक पोल ऑक्यूपाई करता है। बट एक्चुअल में ये जो पोल है ये पूरा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल नहीं लेता, ये उससे कम एंगल लेता है। एजेस देखो ना पोल के, एजेस वहां तक थोड़ी है, ब्लू लाइन तक पहले ही है। तो ये जो छोटा एंगल होता है इसे बोलते हैं पोल आर्क। तो एक्चुअल एंगल जो एक पोल ऑक्यूपाई करता है वो होता है पोल आर्क, बट आइडियली कितना ऑक्यूपाई करना चाहिए पोल पिच के बराबर। तो इसमें लिखना द एक्चुअल एंगुलर स्पैन of each pole at the center is called as pole arc, जैसे मान लो तुम्हारे हिसाब से एक पोल को 90 डिग्री में स्प्रेड होना चाहिए, लेकिन वो स्प्रेड सिर्फ 70 डिग्री में हो रहा है, तो पोल आर्क कितनी है 70, पोल पिच कितनी है 90। और इन दोनों का जो रेशियो चलता है जनरली पोल आर्क अपॉन पोल पिच, ये जो रेशो इन जनरल चलता है ये चलता है 0.7 से लेके 0.9 तक। ठीक है, इन दो वैल्यूज के बीच में वेरी करता है। बात मेरी क्लियर हुई? पोल के एजेस के बीच का एंगल देखोगे तो पोल आर्क है, और आइडियली जितना एंगल ऑक्यूपाई करना चाहिए दैट इज योर पोल पिच। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट क्लियर हुआ। पोल शू जो है हमारा, मैंने पोल शू के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। एक तो शेप, शैमफर्ड पोल शू में कैसी फ्लक्स डेंसिटी साइनोसॉइडल, आर्क शेप्ड में फ्लैट टॉप, डीसी मशीन में कैसी चाहिए फ्लैट टॉप, तो पोल शू कैसा होगा आर्क शेप्ड। ठीक है, और दूसरी बात मैंने क्या बताई, पोल पिच का मतलब बताया एक पोल जितना एंगल ऑक्यूपाई करे या 2 पोल्स के बीच का एंगल, और पोल आर्क एक्चुअल एंगल जो एक पोल सेंटर पे बनाता है, और ये एंगल हमेशा पोल पिच से कम होता है। अब तीसरा पार्ट फील्ड मैग्नेट का, जो कि जाना जाता है बाय द नेम ऑफ फील्ड वाइंडिंग। अब ये फील्ड वाइंडिंग क्या चीज है भाई? फील्ड वाइंडिंग वो कॉइल है जो फील्ड मैग्नेट पे वाउंड की जाएगी, और उस कॉइल को वाउंड करके क्या करेंगे हम लोग, उस कॉइल से बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि किसी भी मशीन को वर्क करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब बात है फील्ड वाइंडिंग के बारे में हमें डिस्कस क्या करना है। देखो यहां 2 चीजें डिस्कस की जाती हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स और एक उसका
क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब डीसी मशीन में क्या होता है, ज्यादातर जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, वो आर्मेचर की वाइंडिंग से भी जुड़ती है। फील्ड वाइंडिंग जो इस पोल पे है और जो इस रोटर पे वाइंडिंग है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहती हैं। अब कनेक्शन कैसा हो सकता है, दो कॉइल्स का सीरीज कनेक्शन हो सकता है और पैरेलल। पैरेलल को हम बोल देते हैं शंट और सीरीज को बोल देते हैं सीरीज। अब आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग है, मैंने बताया था शुरू में, आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो एक्चुअल में या तो सोर्स से करंट लाती है या लोड तक करंट पहुंचाती है। यानी जो मेन करंट होता है मशीन का, वो किस वाइंडिंग में फ्लो होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में। इसी वजह से आर्मेचर वाइंडिंग का करंट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अगर फील्ड वाइंडिंग उसके सीरीज में जुड़ गई तो फील्ड वाइंडिंग का भी करंट हाई होगा। फील्ड वाइंडिंग का अगर करंट हाई हुआ तब हमें उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात, अगर एमएमएफ की टर्म्स में सोचें कि फील्ड वाइंडिंग का एमएमएफ है एफएफ, विच इज एनएफ आईएफ। तो इफ आईएफ इज हाई तब एनएफ इज लो। सेम एमएमएफ के लिए कम नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत पड़ेगी अगर तुम ज्यादा करंट फ्लो कराते हो। बात क्लियर हुई? तो अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो कम नंबर ऑफ टर्न्स लिए जा सकते हैं। कम नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या हुआ, L इज लो, लेंथ कम हो गई, तो रेजिस्टेंस रो L बाय ए। तुमने बोला एरिया हाई और लेंथ कम, एरिया हाई और लेंथ कम, तो ये रेजिस्टेंस हो गया लो। ठीक है। तो ये तो बात हुई सीरीज कनेक्शन के बारे में। ऐसे ही सोचो पैरेलल में, अगर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में चली जाए, पैरेलल में जाने से क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज हाई हो जाती है। और हमेशा हम एक चीज जानते हैं, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स इज हाई, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लोगे जिसका मतलब IF इज लो। ठीक है। क्योंकि NF IF को अगर कांस्टेंट माने, टर्न्स ज्यादा लेके करंट कम आएगा। करंट अगर कम आएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम होगा। तो रेजिस्टेंस की अगर बात करें, रो L बाय ए, टर्न्स ज्यादा होने से लेंथ ज्यादा है और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस हाई होगा। तो ये दो तरह की फील्ड वाइंडिंग हो सकती है, जो आर्मेचर के सीरीज में जुड़े या आर्मेचर के पैरेलल में, और नहीं जुड़ती वो भी कनेक्शन बनता है जिसे कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। ये सब आगे की बातें हैं, बट अभी के लिए ध्यान रखो फील्ड वाइंडिंग में दो पैरामीटर्स क्रूशियल हैं, एक तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स और एक उसका एरिया। तो इसमें लिखना, फील्ड वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ कॉपर and it is concentric winding मैंने concentric winding एक्सप्लेन किया था ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, द फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन कैन बी कनेक्टेड टू आर्मेचर वाइंडिंग either in series or in parallel, ठीक है। फिर ये नोट कर लेना, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या फंडा चलता है। ठीक है। सीरीज कनेक्शन में करंट ज्यादा होता है वाइंडिंग का, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज ज्यादा। करंट ज्यादा होगा तो एरिया ज्यादा लेना पड़ेगा, वोल्टेज ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये फील्ड वाइंडिंग का रोल क्लियर हुआ, मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो अब देखो फील्ड मैग्नेट पूरा समझ आया ना। फील्ड मैग्नेट क्या कर रहा है, मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड किस लिए चाहिए, फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। तीन पार्ट्स थे, पोल कोर, पोल शू और वाइंडिंग।
पोल कोर के अंदर बस मैंने ये बताया कि वो पोल शू से जुड़ा होता है, वो कास्ट आयरन से बनता है, और पोल शू में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो शेप एक्सेंट्रिक या फिर शैम्फर एक्सेंट्रिक या फिर आर्क शेप्ड, और दूसरी चीज पोल आर्क और पोल पिच। फिर फील्ड वाइंडिंग में मैंने बताया सीरीज में लगाओगे तो मोटी तार लगाओगे और कम नंबर ऑफ टर्न्स लोगे, पैरेलल में लगाओगे तो पतली तार लगाओगे और ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लोगे। तो इतनी बात होती है फील्ड मैग्नेट के बारे में। अगले पार्ट पे मैं आ रहा हूं, दैट इज योर कम्यूटेटर। डीसी मशीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर कम्यूटेटर। अब देखो कम्यूटेटर का बेसिक पर्पस तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जब मैंने एसी और डीसी मशीन की वर्किंग बताई थी, मैंने बोला था डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्या करता है, अंदर बनने वाली एसी वोल्टेज को जब बाहर भेजता है तो बाहर वो डीसी बना के भेजता है। और ऐसे ही जब डीसी मोटर की बात की थी तो बाहर से आने वाले डीसी करंट को वो कंडक्टर के अंदर एसी बना के भेज रहा था, कंडक्टर का करंट डीसी नहीं था। तो कम्यूटेटर का पहला पर्पस क्या है, जनरेटर में एसी टू डीसी कन्वर्जन और मोटर में डीसी टू एसी कन्वर्जन। ये तो बहुत बेसिक सा पर्पस है जो कि हर कोई अच्छे से जानता है। तो एक पॉइंट यही लिखो, कम्यूटेटर इन अ डीसी मशीन, कम्यूटेटर इन अ डीसी मशीन is responsible for conversion of इसके नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखो, AC to DC in generator, AC to DC in generator, second DC to AC in motor, DC to AC in motor। इतना हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। अगला पॉइंट, commutator is generally made of hard drawn copper, यानी कॉपर मटेरियल जो कि हार्ड है, एक वायर की तरह, वो सॉफ्ट नहीं है। एंड इसी के आगे एंड इन बिटवीन कम्यूटेटर सेगमेंट वी हैव mica as insulation। और ये मैंने पहले भी लिखवाया था कि माइका जो है 6 से 8 मिलीमीटर थिक ली जाती है, जो कि 30 से 40 वोल्ट तक हैंडल कर सकती है। ठीक है, अब देखो कम्यूटेटर जब हम पहले दिखा रहे थे तो मैंने तुम्हें कम्यूटेटर कुछ ऐसे दिखाया था, है ना, एक रिंग दिखाई थी जिसको बीच में से मैंने बोला था कट करके इसमें माइका भर दिया जाता है। एक्चुअल में ना जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ये तो फ्रंट व्यू था, इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक सिलेंडर होता है। ठीक है, अगर इसका साइड व्यू देखोगे ना तो ये एक सिलेंडर होता है और इसके अंदर कई सारे कट लगाए जाते हैं, एक कट नहीं। जैसे देखो एक कट ये लगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, दूसरा कट ऐसे लग जाएगा, इसके परपेंडिकुलर लग गया। ठीक है, अभी यही मान लो कि 4 कट है। अब क्या होता है, कोई भी जो कॉइल होती है वो एक सेगमेंट से शुरू होकर दूसरे में खत्म होती है। जहां ये खत्म होती है वहां से दूसरी कॉइल शुरू होती है और फिर वो तीसरे में खत्म होती है, इस टाइप से। तो ऐसे हमारी कॉइल्स होती हैं। कॉइल हमेशा जब जुड़ेगी, कॉइल का एक टर्मिनल अगर एक सेगमेंट में जा रहा है, सेगमेंट माने ये 4 हिस्से कर दिए ना मैंने कम्यूटेटर के, तो देखो अगर ये कॉइल 1 है, ये शुरू नंबर 1 से हुई है तो खत्म कहां हो रही है, 2 पे। कॉइल 2 अगर 2 से शुरू हुई है तो खत्म कहां हो रही है, 3 पे। एक कॉइल के दोनों एंड्स को अगर एक ही सेगमेंट में घुसा दोगे तब क्या होगा, तब कॉइल हो जाएगी शॉर्ट सर्किट। ठीक है भाई, ये कम्यूटेटर है तो कॉपर का ही ना, अगर कोई भी कॉइल यहीं शुरू होकर यहीं खत्म हो जाए तो उसके दोनों हिस्से कॉपर से जुड़ गए, दोनों हिस्से अगर कॉपर से जुड़ गए तो वो क्या हो गई, शॉर्ट।
अभी देखो कॉइल 1 का एक हिस्सा 1 में है, एक हिस्सा 2 में, बीच में क्या है, माइका, तो 1 और 2 वाले पॉइंट्स जो है आपस में कनेक्ट नहीं हुए। ठीक है, अगर बीच में माइका ना होती तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते, कॉइल हो जाती शॉर्ट सर्किट। तो इसमें लिखना वन एंड ऑफ अ कॉइल, one end of a coil is connected to one end of a coil is connected to one commutator segment is connected to one commutator segment and the other end is connected to next commutator segment so that two ends of the same coil do not get short circuited, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, number of commutator segment equal to number of coil। ये बात समझने के लिए देखो ये चीज समझना जरूरी है कि एक कॉइल को कैसे दिखाते हैं ना, इस टाइप से। ये कॉइल हो जाती है, जैसे मैं दिखा रहा था ना पहले, मैंने ऊपर से फ्लैट दिखाया था ABCD जब बेसिक्स में हमने बात की थी। तो एक जो कॉइल होती है ना, उसकी दो साइड्स होती हैं, एक AB और एक CD। अब देखो अभी जो मैंने तुम्हें कम्यूटेटर दिखाया उसमें मैंने क्या बोला, अगर ये मेरा कम्यूटेटर था, कॉइल की एक साइड यहां आई, दूसरी साइड दूसरे में, फिर यहां से दूसरी साइड आई जो गई तीसरे में। अब ये वाला सेगमेंट देखो, ये जो सेगमेंट मैंने दिखाया 1 2 वाले सेगमेंट में एक कॉइल की एक साइड गई है और दूसरी कॉइल की एक साइड गई है, तो एक सेगमेंट में दो कॉइल साइड जाती हैं, अलग अलग कॉइल की, एक ही कॉइल की नहीं। एक कॉइल की जाएंगी तो शॉर्ट हो जाएगी ना, अभी यही तो बताया। तो अब मान लो n सेगमेंट है, तो कितनी कॉइल साइड जाएंगी, 2n कॉइल साइड। एक कॉइल में दो साइड होती हैं, तो इसीलिए n कॉइल्स। तो मैंने यही बोला, जितने कम्यूटेटर के सेगमेंट होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ कॉइल होती है। ये भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जगह अगर नंबर ऑफ कॉइल ना बता के मैं तुम्हें नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बता दूं, तब भी तुम जान सकते हो दैट इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल। बात मेरी क्लियर हुई? ठीक है, तो ये जो है ना टर्म्स आगे आएंगी, ये कॉइल, कॉइल साइड, कंडक्टर, ये सब वाइंडिंग के अंदर टर्म्स आती हैं। बट अभी के लिए इतना जरूर पता होना चाहिए कि एक कॉइल के अंदर दो कॉइल साइड होती हैं और एक कम्यूटेटर में दो कॉइल साइड कनेक्ट की जाती हैं। एक वाइंडिंग जहां खत्म, वहीं से दूसरी वाइंडिंग शुरू। ये बेसिक क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो कम्यूटेटर का मैंने पर्पस क्या बताया, दैट इट कन्वर्ट्स AC टू DC इन जनरेटर एंड DC टू AC इन अ मोटर। इसका दूसरा पर्पस होता है टू कीप आर्मेचर MMF स्टेशनरी। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, कम्यूटेटर कीप्स आर्मेचर MMF स्टेशनरी, अब मेरी बात समझना, हमने पिछले टॉपिक के अंदर, पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है कितना होता है, P/2 म्यू नॉट पाई RL/G FS FR साइन लैम्डा, यही था ना। अब हमने ये भी बोला था इफ लैम्डा इक्वल टू ओमेगा टी, तो टॉर्क का जो एवरेज आता है वो होता है 0। तो हमने क्या बोला था, बोथ FS एंड FR
must be stationary relative to each other। ये मैंने बताया था टॉर्क प्रोडक्शन के लिए कंडीशन। क्यों भाई? ये देखा था ना एनर्जी कन्वर्जन वाले टॉपिक में। अब क्या होता है, एफएस था स्टेटर का एमएमएफ, एफआर था रोटर का एमएमएफ। अब स्टेटर पे अगर डीसी मशीन में बात करो तो नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स रखे हुए हैं, यानी उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है। तो रोटर की भी मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रहनी चाहिए, वरना उनके बीच का एंगल कांस्टेंट नहीं आएगा, उनके बीच का एंगल टाइम का फंक्शन हो जाएगा। जैसे सोचो स्टेटर के पोल फिक्स हैं, तो मान लो ये स्टेटर का एमएमएफ है, ये तो है मान लो स्टेशनरी। अब जो रोटर का एमएमएफ है, सपोज वो घूम रहा है ओमेगा से, अब इनके बीच का जो एंगल है लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी। इसीलिए मैंने बोला अगर स्टेटर का एमएमएफ स्टेशनरी है तो रोटर का एमएमएफ भी स्टेशनरी रहे, अदरवाइज टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, इन डीसी मशीन स्टेटर हैज फिक्स्ड पोल्स, इन डीसी मशीन स्टेटर हैज फिक्स्ड पोल्स due to which stator magnetic field is stationary in space, stator magnetic field is stationary in space, and if rotor magnetic field is not stationary, then angle between fs and fr varies with time and average torque produced is zero, तो कोई टॉर्क ही नहीं बन पाएगा अगर दोनों स्टेशनरी नहीं हुए। तो स्टेटर का तो फिक्स है कि भाई स्टेशनरी है, उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स हैं, तो रोटर का भी स्टेशनरी होना चाहिए, वरना टॉर्क नहीं बनेगा। अब दिक्कत वाली बात यह है कि भाई रोटर तो हमारा घूम रहा है, बट उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रहे, ये हमें अकम्प्लिश करना है। और ये कौन करके दे रहा है तुम्हें? ये दे रहा है कम्यूटेटर। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, even though the rotor rotates, its magnetic field should remain stationary, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये कम्यूटेटर ऐसा काम कैसे करता है ये हमें समझना है। बहुत ध्यान से समझना ये डायग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। और बीच में अगर कंसंट्रेशन लूज कर जाओगे तो ये बिल्कुल उड़ जाएगा। 2 पोल की मशीन ले रहा हूं, ठीक है। आर्मेचर में 4 स्लॉट बना रहा हूं भाई, ठीक है। 4 स्लॉट बना रहा हूं। मैंने बताया था ना आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस करने के लिए स्लॉट बनाने पड़ते हैं। ऐसे मैंने 4 स्लॉट बना लिए, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ए वाई कैप में हो गई। अब क्या होगा कि मान लो इसका जो रोटेशन है वो रोटेशन ऐसे है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डबल लेयर वाइंडिंग बना रहा हूं। डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब है कि एक स्लॉट में 2 साइड्स, मैंने बताया ना एक कॉइल की 2 साइड होती हैं, ऐसा मत समझना एक ही कॉइल की 2 साइड है, 2 अलग अलग कॉइल की एक एक साइड है। डबल लेयर का मतलब होता है एक जो तुमने गड्ढा किया, एक जो स्लॉट बनाया है, उसमें एक कंडक्टर ना लगा के 2 लगाओ, एक नीचे एक ऊपर, या एक कॉइल साइड ना लेके 2 कॉइल साइड लो, एक नीचे और एक ऊपर। अब मुझे यहां पे ईएमएफ की बात करनी है।
डॉट और क्रॉस। अब थोड़ा सा ना देखो राइट हैंड थंब रूल से देखना, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है राइट में। जरा बताओ v क्रॉस b कैसे होगा? v की डायरेक्शन में फिंगर करो, b की तरफ घुमाओ, v क्रॉस b आउटवर्ड्स आ रहा है तो इसमें बनेगा डॉट, ठीक है। फिर इसकी वेलोसिटी ऐसे है, ये रहा b, ठीक है। अब बताओ जरा v क्रॉस b, v की डायरेक्शन में फिंगर रखो, b की तरफ घुमाओ, आउटवर्ड्स आ रहा है तो v क्रॉस b आउटवर्ड्स, तो इधर भी आ गए डॉट। अब इधर देखो, अब करो जरा v क्रॉस b, v की डायरेक्शन में उंगली रखी, b की तरफ घुमाई, अंदर आ रहा है तो इसमें आ गए क्रॉस। फिर इसको देखो v b, v क्रॉस b करना है, v की तरफ उंगलियां रखी, b की तरफ घुमाई, थंब आ रहा है अंदर की तरफ तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया क्रॉस, ठीक है। अब मैं ये रब कर दे रहा हूं v और b, ये क्लियर है। डॉट क्रॉस कैसे बनाए हैं? वेलोसिटी टेंजेंशियल है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया गया है। अब देखो यहां कितनी कॉइल साइड्स हैं, जरा ये बताओ। नंबर ऑफ कॉइल साइड 8 दिख रही है ना, क्योंकि हर स्लॉट के अंदर 2 कॉइल की साइड है, तो कितनी साइड हुई? 8। तो कितनी कॉइल्स हुई? कॉइल्स हो गई 4। तो कितने कम्यूटेटर सेगमेंट लगेंगे? ये भी लगेंगे 4। जितनी कॉइल साइड होती हैं उतने ही कम्यूटेटर के सेगमेंट लगते हैं। मैं बी भी रिमूव कर रहा हूं, इसका आगे कोई काम नहीं है। अब मैं यहां कम्यूटेटर सेगमेंट दिखा दूंगा, ठीक है। अलग से इंसुलेशन बना के नहीं दिखा रहा हूं, ये जो बीच में ब्लैक लाइन कट कर रहा हूं ना, ये तुम्हारे कम्यूटेटर के इंसुलेशन ही है। यहां स्लॉट्स को भी नंबर कर देता हूं, 4 1 2 3। स्लॉट्स को भी नंबर दे दिया, सेगमेंट को भी नंबर दे दिया। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? ठीक है भाई। 4 स्लॉट हैं 1 2 3 4, 4 सेगमेंट हैं 1 2 3 4। कितनी कॉइल हैं? 4, तो सेगमेंट भी कितने हैं? 4। यहां तक मेरी बात क्लियर है? अब आगे बात आती है कनेक्शन की, ठीक है। कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो एक कॉइल का एक हिस्सा अगर नॉर्थ में होता है, हमेशा दूसरा हिस्सा साउथ में। ये बनेगा, ठीक है। अब ये सोचो कि ये बना कैसे, ये थोड़ा सा मैं तुम्हें वाइंडिंग के अंदर भी बताऊंगा। कॉइल का अगर एक कंडक्टर ऊपर है तो दूसरा कंडक्टर हमेशा नीचे लेते हैं। देखो मैंने ये तो अभी बताया था ना कि एक कॉइल की 2 साइड होती हैं, जैसे ए बी और सी डी। तो अगर ए बी वाला कंडक्टर ऊपर रखा है तो सी डी वाला नीचे जाएगा। ए बी वाला नॉर्थ में है तो सी डी वाला किस में जाना चाहिए? साउथ में। अब ऐसे ही एक ऊपर तो एक नीचे, ठीक है। अब ऐसे ही एक के ऊपर तो एक ये नीचे, ठीक है। ऐसे ही लास्ट एक के ऊपर तो एक ये नीचे, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया है, एक ऊपर वाला कंडक्टर उठा के एक स्लॉट छोड़ के अगले में नीचे डाल दिया। नीचे क्यों डाला है? क्योंकि मैंने क्या बताया, कॉइल डिजाइनिंग के अंदर अगर एक कंडक्टर टॉप पे लाई करता है तो एक हमेशा बॉटम पे लाई करेगा। इसका मतलब क्या है, जो मैं तुम्हें बाहर डिजाइन बना के दिखा रहा हूं ना, ये कंडक्टर ऐसे नहीं है कि एक कंडक्टर रखा और दूसरा कंडक्टर रखा है। जब ये 2 कंडक्टर रखे हैं ना, तो ये पीछे की तरफ से जुड़े हुए हैं, ये एक कॉइल का हिस्सा है। समझ रहे हो? एक कॉइल जो होती है हमेशा ऐसे होती है ना, एक कॉइल। मेरी बात को समझना, ये कॉइल होती है जैसे ए बी और सी डी। अब मैं बोल रहा हूं जैसे ये ए बी ना 4 में ऊपर है,
तो ये जो CD है ये 2 में लोअर वाला है, और ये जो ऊपर का कनेक्शन है ना A से C का, वो मैं ये बाहर ड्रॉ किया हूं। ठीक है, ये A से C वाला कनेक्शन जो है वो मैं बाहर से दिखाया हूं, और यही चीज मैं बोल रहा था कि कॉइल के अंदर हमेशा 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉइल का दूसरा हिस्सा आ रहा है नीचे वाला, ये कम्यूटेटर से जुड़ता है। अब देखो कैसे, 4 वाले को ना 4 में जोड़ो, 4 वाले को 4 में जोड़ा, और इससे 1 के नीचे वाले को जोड़ा। ऐसे ही 1 वाले को 1 में जोड़ो, और 2 का नीचे वाला जोड़ो। 2 वाले को 2 में जोड़ो, और इससे 3 का नीचे वाला जोड़ो। 3 वाले को 3 में जोड़ो, और इससे 4 का नीचे वाला जोड़ो। ठीक है, हर कॉइल का हर कंडक्टर किससे जुड़ गया? कम्यूटेटर से। अब देखो, डॉट की वजह से करंट बाहर आया, क्रॉस का मतलब करंट अंदर गया, तो यहां का करंट अगर केसीएल लगाओ 0 एंपियर। क्रॉस का मतलब अंदर गया, क्रॉस का मतलब अंदर गया, तो इधर से करंट आया होगा। फिर डॉट का मतलब बाहर, क्रॉस का मतलब अंदर, तो यहां से 0 एंपियर। फिर ऐसे ही डॉट का मतलब बाहर, डॉट का मतलब बाहर, तो इधर से करंट आया होगा। इस करंट को कलेक्ट करने के लिए यहां लगे होते हैं ब्रशेस। ये लग गए भाई ब्रशेस, ये ब्रश लग गए, तो इस ब्रश से करंट लीव कर जाएगा, और इस ब्रश से करंट एंटर कर जाएगा। ठीक है, ये कनेक्शन बनेगा। यानी देखो, कॉइल के 2 कनेक्शन दिखाने, ये ऊपर वाले हिस्से जो आपस में जुड़ते हैं वो मैंने बाहर जो लाइन बनाई है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा ये आके कहां जुड़ता है? कम्यूटेटर पे। तो मैंने स्लॉट और कम्यूटेटर को सेम नंबर इसीलिए दिया था कि 4 वाला कंडक्टर 4 में जोड़ना, 1 वाला 1 में, 2 वाला 2 में। ये कनेक्शन बन गया। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, काम था एमएमएफ स्टेशनरी प्रूफ करने का। मैंने क्या बोला था? रोटर भले ही घूमे, एमएमएफ सेम डायरेक्शन में आना चाहिए, ये हमारा डेरिवेशन होना था। अब एक चीज देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे 1 वाले स्लॉट की बात कर लो, ये जो 1 वाला स्लॉट है इसकी वेलोसिटी ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये एंगल अभी ना मैं लेके चल रहा हूं 135 डिग्री। जरा बताना ईएमएफ क्या होगा? V क्रॉस B डॉट dl। साइन 135 कितना होता है भाई? 1/√2। मैक्सिमम तो BLV आ सकता है ना, तो ये कह सकते हैं मैक्सिमम ईएमएफ जो आ सकता था उसका 1/√2 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो करंट भी आएगा वो मैक्सिमम करंट का 1/√2 आएगा, और ये कह सकते हो जो एमएमएफ भी आएगा वो मैक्सिमम एमएमएफ बाय √2 आएगा। ये बात क्लियर हुई? मैंने ये प्रूफ कर दिया, इस पोजीशन में किसी का भी जो ईएमएफ आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू से 1/√2 आएगा, और ऐसे ही उनका एमएमएफ भी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 आएगा। अब यहां देखो क्या होगा कि 1 और 3 वाली एक ही कॉइल के 2 हिस्से हैं, 2 और 4 भी एक ही कॉइल के 2 हिस्से हैं। मुझे ये बताओ, ये 1 और 3 वाला जो स्लॉट है इसका एमएमएफ या मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? देखो, 1 में करंट अंदर जा रहा है, 3 से करंट बाहर आ रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है? इस तरफ। देखो मैं दोबारा दिखा देता हूं, ये तो क्लियर है ना, मैक्सिमम बाय √2 जो आ रहा है, ये रब कर रहा हूं। अब मैंने तुम्हें क्या बोला? 1 में रखे कंडक्टर और 3 में रखे कंडक्टर एक ही कॉइल के 2 हिस्से हैं। देखो, ये 1 वाले और 3 वाले ये एक ही कॉइल है, ऐसे ही 2 और 4 सेम कॉइल का पार्ट है। अब मैंने बोला कि देखो, 3 में डॉट है, 1 में क्रॉस है, तो इसका एमएमएफ कैसा बनेगा? क्रॉस में अंदर, डॉट से बाहर, तो ये जो भी लाइन है इन्हें ज्वाइन करती हुई इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, बट इतना लंबा लाइन नहीं खींचते हैं, इसके परपेंडिकुलर आ गया F13। अब ऐसे ही देखो 2 और 4 वाले पे ध्यान दो,
2 वाले पे क्रॉस दिखाना है, 4 वाले पे डॉट दिखाना है। 2 और 4 में अगर डॉट और क्रॉस है तो एमएमएफ कैसे आएगा बताना जरा। एमएमएफ किस टाइप से आएगा? डॉट से बाहर आएगा करंट और क्रॉस से अंदर, तो एमएमएफ इस तरफ आएगा। एमएमएफ इस तरफ आएगा तो ये हो गया एमएमएफ परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है ना इसके परपेंडिकुलर। तो अपने पास दो एमएमएफ है, एक 1 और 3 की वजह से और एक 2 और 4 की वजह से। अभी मैंने प्रूफ किया ये दोनों एमएमएफ जो हैं ये मैक्सिमम से कितना है 1/√2। वो मैंने प्रूफ किया ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल की वजह से ऐसा हो रहा है। अब मुझे इनका टोटल एमएमएफ चाहिए। टोटल एमएमएफ जो आएगा वो वर्टिकल आ जाएगा, और कितना आएगा ये रिजल्टेंट। ये दोनों 90 डिग्री पे है ना, 90 डिग्री पे कैसे निकालते हो, a² प्लस b²। बात क्लियर हुई? तो रिजल्टेंट वर्टिकल आ रहा है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है Fm। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इस पोजीशन में अगर कंडक्टर रखे गए हैं तो उसका जो नेट एमएमएफ आ रहा है वो मैक्सिमम के बराबर आ रहा है और वो वर्टिकली अपवर्ड्स आ रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे अगर चलते हैं देखो ऐसा ही एक और डायग्राम लेता हूं लेकिन 45 डिग्री रोटेट करा के। ठीक है भाई, अब 45 डिग्री रोटेट करा के लेना है, ये बात पे ध्यान देना। फिर से दो पोल बना लेता हूं, नॉर्थ पोल और इधर से साउथ पोल। बीच में फिर से एक बड़ा सा रोटर, ये रोटर बन गया। अब मैं कह रहा हूं इसको 45 डिग्री घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 1 वाला ऊपर आ जाएगा ना, फिर ऐसे इस टाइप से और इस टाइप से। ठीक है, वन में भी दो कंडक्टर, फिर इधर भी दो। इन स्लॉट्स का नाम लिख दो, ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, ये बन गया। कम्यूटेटर भी 45 डिग्री घूम जाएगा, तो बीच में जो कम्यूटेटर बना रहे हो उसके ना डिवीजन को जरा सही से दिखाना। ये जो बीच की मार्किंग्स है ना ये 45 डिग्री घूम जाएंगी, तो ये कैसे हो जाएगा कुछ इस टाइप से। और ब्रश तो स्टेशनरी है भाई, ब्रश वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब सबसे पहला काम हमने क्या किया था, डॉट और क्रॉस मार्क किए थे। आ जाओ जरा, इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, इसकी डाउनवर्ड्स, इसकी राइट और इसकी अपवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से है। अब देखो V क्रॉस B, V और B आपस में अपोजिट हैं, क्रॉस प्रोडक्ट 0। अगर दो वेक्टर का एंगल 0 या 180 डिग्री हो जाए उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। तो 1 में तो कोई ईएमएफ नहीं आएगा। ऐसे 3 में देखो, 3 में वेलोसिटी भी राइट में, मैग्नेटिक फील्ड भी राइट में, कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री, क्रॉस प्रोडक्ट फिर क्या आ गया 0, तो इसमें भी कोई ईएमएफ नहीं। अब इसमें देखो वेलोसिटी अपवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड राइट में। देखो जरा, वेलोसिटी अपवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड राइट, तो कैसे आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, वेलोसिटी की तरफ रखो उंगली, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ, अंदर आ रहा है तो इसमें आएगा क्रॉस। इधर देखो वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड राइट में, तो वेलोसिटी की तरफ रखो, बी की तरफ घुमाओ, कैसे आ रहा है वी क्रॉस बी, बाहर, तो इसमें आ गए डॉट। अब ये हटा लो वेलोसिटी वाले एरो। अब देखो एक काम करो, वीडियो पॉज करके पहले की तरह बाहर से कनेक्शन बनाओ। मैंने क्या बोला था, एक कंडक्टर का ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं तो दूसरे का नीचे वाला। कैसे बनेंगे कनेक्शन देखें जरा, 1 का ऊपर तो 3 का नीचे, 2 का ऊपर
तो 4 का नीचे, 3 का ऊपर तो 1 का नीचे, फिर 4 का ऊपर तो 2 का नीचे। इस तरह से बन जाएंगे ना कनेक्शन, एक स्लॉट का ऊपर वाला कंडक्टर तो दूसरे स्लॉट का नीचे। अब क्या करना होता है इसके बाद इन्हें कम्यूटेटर में जोड़ते हैं। अब देखो स्लॉट्स को भी नंबर कर देना, ये कम्यूटेटर सेगमेंट को 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3। यही तो है ना, ये 4 वाला ही तो थोड़ा सा लेफ्ट सरक गया है, क्योंकि जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है ना, कम्यूटेटर भी घूमता है। तो 4 वाला लेफ्ट आ गया, 4 का ऊपर वाला 4 में, 1 का नीचे वाला 4 में, 1 का ऊपर वाला 1 में, 2 का नीचे वाला 1 में, ठीक है। फिर 3 का ऊपर वाला 3 में, 4 का नीचे वाला 3 में, फिर 2 का ऊपर वाला 2 में, और 3 का नीचे वाला भी 2 में। अब देखो, डॉट का मतलब करंट बाहर, क्रॉस का मतलब करंट अंदर। डॉट करंट बाहर, इधर तो कोई करंट गया नहीं तो ये सारा करंट इधर गया। डॉट करंट बाहर, इधर कोई करंट गया नहीं तो सारा करंट इधर गया, ठीक है। क्रॉस करंट अंदर, इधर से कोई करंट नहीं है तो ये करंट इधर से आया होगा। फिर क्रॉस करंट अंदर, तो ये करंट इधर से आया होगा, ठीक है। जैसे मैं शो भी कर देता हूं, मान लो ये आई है तो ये भी आई है, ये आई तो ये भी आई, आई 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 आई। अब देखो ये जो ब्रश है, ये जो लेफ्ट वाला ब्रश है, ये दो कम्यूटेटर सेगमेंट को टच कर रहा है, 4 और 3। तो ये दोनों से करंट लेगा तो इसको करंट कितना मिलेगा, 2i। ऐसे ये दूसरा ब्रश 1 और 2 को टच कर रहा है, 1 में भी करंट आई, 2 में भी करंट आई, तो ये कितना करंट दे देगा, ये दे देगा 2i, ठीक है। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई, इतना पॉइंट क्लियर है। अगली चीज देखो, अब हम क्या कह सकते हैं, मान लो ये वाला ब्रश ए है, ये वाला ब्रश है बी। ब्रश ए कौन कौन से कम्यूटेटर से कनेक्टेड है, 3 एंड 4। ब्रश बी कौन कौन से कम्यूटेटर से कनेक्टेड है, 1 एंड 2। अब देखो ये जो ब्रश होते हैं कार्बन से बनते हैं, ब्रशेस कंडक्टिंग होते हैं। अगर एक ब्रश दो कम्यूटेटर से जुड़ गया तो उसने उन दो कम्यूटेटर को कर दिया शॉर्ट, क्योंकि ब्रश कैसा है, कंडक्टिंग। देखो 3 और 4 दो सेगमेंट है जिनके बीच में माइका भरी गई होगी, माइका तो इंसुलेटर थी, लेकिन बाहर से ब्रश ने उन्हें जोड़ दिया। तो क्या मतलब निकला इसका, कि ये दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट हो गए, ऐसी 1 और 2 भी क्या हो गए, शॉर्ट। तो जब भी कोई ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ता है, इट शॉर्ट सर्किट बोथ द कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो, whenever any brush overlaps with multiple commutator segment, then it short circuits those commutator segment, ठीक है भाई। अब देखो यहां 4 कॉइल हैं, एक है जो 1 से उठ के 3 में खत्म हुई है, ये है कॉइल 1। फिर ये जो 2 से उठ के 4 में खत्म हुई, कॉइल 2। फिर 3 से उठ के 1 में खत्म हुई, कॉइल 3। और 4 से उठ के 2 में खत्म हुई, कॉइल 4। ये मेरी बात क्लियर है, यहां 4 कॉइल बन रही हैं। अब ये देखो, ये कॉइल 1 किस किस सेगमेंट से जुड़ी है, ये 1 से जुड़ी है, यानी कि 1 में जुड़ी है। फिर ये जाके जुड़ी है 3 में, 3 किस में गया है, 2 में। मेरी बात समझ रहे हो, ये 1 वाले कंडक्टर से शुरू हो रही है कॉइल, और 1 कौन से कम्यूटेटर में है, 1 में। फिर ये कॉइल खत्म हो रही है 3 में नीचे, 3 का नीचे वाला कंडक्टर किससे जुड़ा है, 2 से। ऐसे ही कॉइल 2 को मैप करो, 2 शुरू हुई 2 के ऊपर वाले से, 2 का ऊपर वाला गया था 2 में, 2 खत्म हो रही है कहां, 4 के नीचे वाले में, 4 का नीचे वाला किस में गया, 3 में। कॉइल 3 पे आ जाओ, ये शुरू हुई 3 के ऊपर वाले से, 3 का ऊपर वाला किस में गया, कम्यूटेटर 3 में।
ये खत्म हुई 1 के नीचे वाले में, 1 का नीचे वाला किस में गया, 4 में, ठीक है। कॉइल 4 के ऊपर वाले से शुरू हुई, 4 के ऊपर वाले से शुरू हुई जो कि कनेक्टेड किस में था, 4 में, खत्म हुई 2 के नीचे वाले में, 2 का नीचे वाला कनेक्टेड किस में था, 1 में। मैंने सिर्फ क्या किया है, कॉइल के जो 2 सेगमेंट हैं वो किस किस कम्यूटेटर में गए हैं ये मैप किया है। दोबारा समझा देता हूं, कॉइल 1 को देखो, ये 1 के ऊपर वाले से शुरू हुई थी जो 1 नंबर के सेगमेंट में गया था, ये खत्म 3 के नीचे वाले में हुई है जो 2 नंबर के सेगमेंट से जुड़ा है, तो मैंने लिख दिया 1 और 2। कॉइल 2 देखो, 2 के ऊपर वाले से शुरू हुई जो 2 में घुसा था, और ये खत्म हुई 4 के नीचे वाले में, 4 का नीचे वाला 3 में घुसा था, तो 2 3, ठीक है। अब तुम जानते हो कम्यूटेटर सेगमेंट 3 और 4 तो शॉर्टेड है, और ये कॉइल 3 और 4 के बीच में ही है। अगर ये कॉइल 3 और 4 के बीच में है तो ये कॉइल क्या है, शॉर्ट। तुम ये भी जानते हो कम्यूटेटर 1 और 2 भी शॉर्ट हुए हुए हैं, और ये कॉइल 1 और 2 के बीच में है तो ये कॉइल भी क्या हो रखी है, शॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जब ब्रशेस 2 कम्यूटेटर सेगमेंट को शॉर्ट करते हैं तो उन सेगमेंट के बीच में जो कॉइल कनेक्टेड होती है वो भी क्या हो जाती है, शॉर्ट। भाई एक छोटी सी चीज सोचो, एक सिंपल सा डायग्राम दिखा रहा हूं, मेरी बात को समझना। जैसे मान लो ये है, ये सेगमेंट 1 से जुड़ा है ये हिस्सा, और ये जुड़ा है 2 से। अब तुम कह दो मैंने इन दोनों सेगमेंट को शॉर्ट कर दिया, तो तुमने ये दोनों कंडक्टर भी तो शॉर्ट ही कर दिए भाई। जब तुम 2 सेगमेंट को शॉर्ट कर रहे हो तो उनसे जुड़े वायर्स या उनसे जुड़े कंडक्टर भी क्या हो रहे हैं, शॉर्ट। तो एक पॉइंट ये भी लिखना, whenever brushes overlap with multiple commutator segment, they short circuit the coils connected between those commutator segment, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब ये देखो कॉइल 1 का जो ऊपर वाला है उसमें भी कोई डॉट क्रॉस नहीं है, और नीचे वाले में भी डॉट क्रॉस नहीं है। ऐसे ही कॉइल 3 के ऊपर वाले में भी कोई डॉट क्रॉस नहीं है, और नीचे वाले में भी कोई डॉट क्रॉस नहीं है। यानी जो कॉइल शॉर्ट सर्किट हुई है उसमें ना ही तो कोई डॉट है ना ही उसमें है कोई क्रॉस। अगर कोई डॉट या क्रॉस नहीं है दैट मींस नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, द कॉइल 1 and coil 3 which are short circuited, due to brushes have zero EMF induced in them, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई, ठीक है भाई, इतना क्लियर है ना। अब देखो इसके बाद वापस आते हैं एमएमएफ निकालने पे। पहला डायग्राम रब कर रहा हूं अब मैं, ठीक है। यहां पे देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझाए हैं, अभी समराइज करवाता हूं। हाँ, तो अब हमें एमएमएफ निकालना है। अब देखो 2 की वजह से ही तो आएगा, 1 और 3 से तो कुछ आएगा नहीं। बात रह गई सिर्फ किसकी, 2 और 4 की। 1 और 3 को भूल जाओ। अब देखना जरा, इसकी वेलोसिटी कैसे है, अपवर्ड्स है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी। इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स थी और मैग्नेटिक फील्ड राइट में थी। जब ही तो हमने डॉट क्रॉस लगाए थे, यहां पे क्रॉस आए, यहां पे डॉट आए। लेकिन मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना था, 90। तो जब ईएमएफ निकालोगे V क्रॉस B डॉट DL, तो क्या लिखोगे, BLV साइन थीटा, 90 डिग्री एंगल है, BLV हो गया, यानी E मैक्स।
तो मैं कहूंगा फ्लो करने वाला करंट भी क्या हो गया, मैक्सिमम, और बनने वाला एमएमएफ भी क्या हो गया, मैक्सिमम। अब बात है एमएमएफ की डायरेक्शन की। तो देखो राइट से करंट बाहर, सॉरी लेफ्ट से बाहर आ रहा है, राइट से अंदर जा रहा है, तो एमएमएफ कैसे बनेगा, अपवर्ड्स। तो इसका एमएमएफ आएगा अपवर्ड, दूसरी कॉइल का तो कोई आएगा नहीं। और कितना आ रहा है, एफएम। तो देखो पहले भी एफएम आया था अपवर्ड्स, अब भी एफएम क्या आ रहा है, अपवर्ड। इसका क्या मतलब है कि भले ही तुम्हारा रोटर घूम गया, उसका एमएमएफ की वैल्यू एफएम के बराबर ही है, एंड इट इज पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है। और जो स्टेटर है, स्टेटर के मैग्नेट्स तो वैसे भी स्टेशनरी हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो सकती। स्टेटर का एमएमएफ किस तरफ दिखाना पड़ेगा, नॉर्थ से साउथ। ये हो गया स्टेटर एमएमएफ एफ एस, और ये क्या है, एफ आर। दोनों के बीच का एंगल 90। हम क्या जानते हैं, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एफ एस एफ आर साइन लैम्डा। लैम्डा हो गया 90, तो टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिख लो। इवन इन द सेकेंड पोजीशन, even in the second position, rotor mmf is fm, rotor mmf is fm, and pointing vertically upwards, pointing vertically upwards. So rotor or armature mmf, so rotor or armature mmf is stationary, rotor or armature mmf is stationary. ठीक है, ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट, angle between stator and rotor mmf, angle between stator and rotor mmf is 90 degree, is 90 degree, so the torque produced is maximum, so the torque produced is maximum। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं समराइज करा देता हूं आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया है। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि शैम्फर्ड पोल शू अगर कहीं वर्ड दिख जाए तो ये देता है साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी। अगर आर्क शेप्ड पोल शू दिखे तो ये देता है फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, ये हमने सबसे पहले देखा था। फिर इसके बाद मैंने एक पॉइंट और तुम्हें बताया था पोल शू के बारे में, पोल आर्क और पोल पिच। ये पॉइंट याद रखना, पोल पिच हमेशा क्या होती है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और पोल आर्क अपॉन पोल पिच 0.7 से 0.9 तक। फिर मैंने बताया था अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, यानी सीरीज में अगर फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट की जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाई रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स कम रहते हैं, रेजिस्टेंस कम रहता है। और ये जब क्वेश्चन करोगे ना तो बार बार देख देख के ये चीज याद भी हो जाएगी। एरिया कम, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। फिर कम्यूटेटर के बारे में मैंने बताया, ये क्या करता है, कीप्स आर्मेचर एमएमएफ स्टेशनरी। ठीक है, और क्यों स्टेशनरी रखता है, बिकॉज स्टेटर एमएमएफ इज स्टेशनरी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई थी। आर्मेचर के एमएमएफ को स्टेशनरी रखता है। सेकंड, ब्रश व्हेन ओवरलैप विद टू कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट कॉइल कनेक्टेड टू सच सेगमेंट, है ना। जिस कम्यूटेटर सेगमेंट से ब्रश जुड़ जाएगा, जिन दो सेगमेंट से, तो उनके बीच की कनेक्टेड कॉइल को वो शॉर्ट कर देगा। अच्छा, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, कम्यूटेटर
does not always make rotor mmf stationary. Commutator does not always make rotor mmf stationary, but it keeps rotor mmf stationary. With respect to stator mmf. यानी अगर स्टेटर का खुद का एमएमएफ स्टेशनरी नहीं होता, अगर कह दूं ये 100 आरपीएम से घूमता है, तो रोटर वाला भी घूमेगा 100 आरपीएम से। स्टेटर के रेस्पेक्ट में नहीं घूमना चाहिए, यह कहना गलत हो जाएगा कि घूमेगा ही नहीं। बट अगर स्टेटर का एमएमएफ नहीं घूमा तो रोटर का भी नहीं घूमेगा। स्टेटर का घूमा 100 आरपीएम से, 100 आरपीएम से घूमेगा, 1000 से घूमा तो 1000 से घूमेगा। अगर स्टेटर का एमएमएफ रुका हुआ है तो रुकेगा, घूमेगा तो सेम स्पीड पे ही घूमेगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हमने कवर किए। कंस्ट्रक्शन के आगे के एस्पेक्ट्स हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, बट ये जितना जितना डेरिवेशन किया ना, सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद रखने वाली बातें इतनी है। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इतना डिटेल में डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और कंस्ट्रक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे डीसी मशीन्स के। थैंक यू।